उसे बचाकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे यकीन है कि ये सही रास्ता है। बहुत साल पहले डीमंस की रेस जापान में रहा करती थी, जिन्हें की ओनी कहा जाता था, जो कि हर जगह तबाही मचाते रहते थे। किसी की भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आखिरकार एक मोमोटारो नाम का योद्धा सामने आया, जो कि डीमंस से लड़ने सीधा उनके बेस पर चला गया और अकेले ही अनगिनत डीमंस को मार गिराया। शिकी एक शरारती लड़का है जिसे बार बार स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन एक दिन एक अनजान व्यक्ति उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बचाने में उसके फादर की जान चली जाती है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि उसकी रगों में डीमंस का खून दौड़ रहा है और वो अपना बदला लेने के लिए अपनी ताकत को मास्टर करना चाहता है। शिकी अपने असले के कलेक्शन की साफ सफाई कर रहा है। अबे भाई, ये जापान में रहता है अमेरिका में, और वो अपने दोस्त के साथ इस बात पर हंस रहा था कि एक फाइट के चक्कर में उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी उसका बापू वहाँ पर पहुँच जाता है। नामाकूल औलाद, तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया है? अब क्या कर दिया तुमने? बापू जाने दो ना, निकलो मेरे रूम से बाहर। उसका बापू फिर से उसे मारने जाता है, लेकिन इस बार शिकी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तुम्हारे पास इतनी गन क्या कर रही है? हम वाइन शॉप चलाते हैं, असली की दुकान नहीं है अपनी। अरे काहे की वाइन शॉप? सबको पता है आपके पास कस्टमर्स नहीं आते। देखो बोल भी कौन रहा है, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है। ये सुन के शिकी सीरियस हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके जैसा लूजर नहीं बनने वाला। शुक्र है हमारे बीच में खून का रिश्ता नहीं है। ये सुन के उसे बुरा लगता है, लेकिन तभी फोन के बजने की वजह से वो नीचे चला जाता है। वहीं शिकी को भी अपनी बात के लिए थोड़ा बहुत बुरा लगने लगा था और योशी एक डिलीवरी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। काश मुझे किसी अमीर आदमी ने गोद लिया होता। जिसके बाद वो अपने निशाने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन तभी बाहर एक धमाका होता है। वो जब बाहर देखने जाता है उसे कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ धुआं भरा हुआ था। तभी उस धुएं से एक अजीब सी चीज बाहर आती है, जो कि शिकी के पैर को पकड़कर उसे बाहर जमीन पर पटक देती है। जिसके बाद वहाँ पर एक बुढ़ा आता है जो शिकी को खत्म करने वाला था, पर तभी योशी वापस आ जाता है, जो कि सबसे पहले उस बुढ़े को ठोकता है और फिर शिकी से कार में आने को कहता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। योशी कहता है कि अब उन्हें इस देश को छोड़ना होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? और आपने एक बंदे को मार दिया, पता भी है आपको? वो आदमी मरा नहीं है, हमें जितना हो सके उससे उतना दूर होना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम एक कोनी के डिसेंडेंट हो और जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो मोमोटारो का डिसेंडेंट है। शिकी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी उनकी कार पर अटैक हो जाता है, जिसे बड़ी मुश्किल से योशी डॉज कर पाता है। जिसके बाद उनकी पूरी कार उसी काली चीज से ढक जाती है, जिसकी वजह से योशी को कार को रोकना पड़ता है। शिकी जल्दी करो, हमें छुपना होगा। लेकिन तभी उनकी कार में धमाका हो जाता है और जब वो वापस पीछे मुड़ता है, शिकी वहाँ पर नहीं था, लेकिन वो वेयरहाउस में उसी काली सी चीज को जाता देखता है और समझ जाता है कि वो शिकी को वहाँ लेकर गया है। वेयरहाउस के अंदर उस बंदे ने शिकी को हवा में लटका रखा था और इस बंदे का नाम सैमी डेयर है। तुम्हारे अंदर डीमंस का खून दौड़ रहा है। तुम हमारे लिए कीड़े से बढ़कर और कुछ भी नहीं। तुम जैसे को ही मारना मोमोटारो एजेंसी का मकसद है। तभी वहाँ पर योशी आता है और शिकी को बताता है कि मोमोटारो की कहानी सच्ची थी। हजारों सालों से ओनी और मोमोटारो के डिसेंडेंट्स आपस में लड़ते जा रहे हैं और इसी दौरान मोमोटारो ने अपनी एक एजेंसी बना ली, जिससे वो ओनी पर भारी पड़ने लगे और उन्हें छुपकर ह्यूमंस के बीच में रहना पड़ा। सैमी डेयर उसी एबिलिटी से 2 वेपन्स बना लेता है, तो योशी भी उसी एबिलिटी का यूज करने लगता है और उसके हाथ में भी एक हथियार आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने बढ़ते हैं और योशी सैमी डेयर को पीछे ढकेल देता है, जो देखकर शिकी भी हैरान हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि योशी पहले से कमजोर हो चुका है। जिस पावर का वो यूज कर रहे हैं उसे ब्लैक मिस्ट कहा जाता है और ये सिर्फ मोमोटारो के डिसेंडेंट्स के पास ही होती है। सुयोशी का असली नाम सुयोशी मोमोगावारा है और वो भी मोमोटारो का ही डिसेंडेंट है। और सुयोशी पहले सैमी डेयर का मोमोटारो में सीनियर हुआ करता था। सैमी डेयर कहता है कि एक कोनी को पनाह देने के लिए एजेंसी ने उसे मारने का ऑर्डर दिया है। सुयोशी उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उन दोनों की टक्कर अब बराबरी की लगने लगती है। सैमी डेयर उससे पूछता है कि वो एक मॉन्स्टर को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, जिनका जीवन ही तबाही मचाने के लिए है। योशी उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना उसने सोचा था सैमी डेयर उससे भी ज्यादा तेज निकलता है और वो उसके अटैक को डॉज करके एक खतरनाक कॉम्बो लैंड करता है, जिससे योशी बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद वो शिकी को मारने जा रहा था, लेकिन तभी योशी उसका पैर पकड़ लेता है। सैमी डेयर पूछता है कि वो एक डीमन को बचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, पर योशी कहता है कि एक फादर को अपने बेटे को बचाने के लिए किसी वजह की कोई जरूरत नहीं है। आज तक उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। मेरा बच्चा मासूम है। लेकिन सैमी डेयर उसे मारने के लिए अपने वेपन को बनाने लगता है। वहीं ये सब देखकर शिकी गुस्से से भरता जा रहा था और अब उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि वो सैमी डेयर को खत्म कर देगा और वो धीरे धीरे एक डीमन में बदलने लगता है। सैमी डेयर जब पीछे देखता है उसे वहाँ पर शिकी नहीं दिखता। अगले ही पल बहुत सारी गन्स उसके बगल में ही आती हैं और उसके ऊपर शूट करने लगती हैं, लेकिन सैमी डेयर बहुत ज्यादा तेज था और वो उन सभी बुलेट्स को ब्लॉक कर देता है और वो देखता है कि अब शिकी छत पे से उल्टा लटका हुआ है। सैमी डेयर समझ जाता है कि शिकी ने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है और वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके फाइट कर सकता है। शिकी सैमी डेयर के ऊपर अटैक करने लगता है और ऐसा लग रहा था जैसे शिकी उसके ऊपर भारी पड़ने लगा है, पर तभी सैमी डेयर उसके एक हाथ को काट देता है, जिससे शिकी को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वो अपने हाथ को तुरंत ही रीजनरेट भी कर लेता है और
सामिडेर समझ जाता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। शीकी अपनी पावर्स का यूज करके बहुत सारी गन्स बना लेता है और उनसे सामिडेर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसकी सभी बुलेट्स को ब्लॉक कर रहा था। लेकिन अचानक से वो उसके ऊपर एक भयंकर सी मिसाइल शूट कर देता है, लेकिन ऐन वक्त पर सामिडेर उसे भी टॉच कर लेता है और उसके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है। सामिडेर शीकी के अटैक से बचता हुआ अपनी तलवार को उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन इससे भी शीकी का कुछ नहीं बिगड़ता और वो अचानक से उसके पास आकर जोर की लात मारता है, जिससे सामिडेर घायल हो जाता है और अब वो हिलने की हालत में भी नहीं था। तभी शीकी वहां आकर उसके मुंह पर अपने पैर को रख देता है और अपनी सारी गन से उसके ऊपर फायर करने लगता है। इतनी सारी गोलियां तो धुरंधर में भी नहीं चली होंगी भाई। सामिडेर बुरी तरह से घायल हो जाता है, पर किसी वजह से वो अभी भी जिंदा था। तभी शीकी जमीन पर गिर जाता है और उसकी सारी बंदूकें वापस से खून में बदल जाती हैं। शीकी फिर से नॉर्मल होने लगता है और अपने हाथों को देखकर उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सामिडेर कहता है कि जो उन्हें अपनी पावर्स को नया नया अवेकन करते हैं उन्हें शुरू में कुछ भी याद नहीं रहता, जिसके बाद वो फिर से शीकी की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी योशी आकर उसे बचा लेता है। सामिडेर कहता है कि तुमने अपनी आंखों से देखा था कि वो कितना खतरनाक डीमन है, फिर भी तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो। लेकिन योशी बस शीकी के बचपन को याद करता है और कहता है कि एक बाप बनना उतना भी बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। वहीं उस धमाके की वजह से वहाँ आस पास लोग इकट्ठा होने लगे हैं, तो सामिडेर अभी के लिए वहाँ से चला जाता है। शीकी योशी से कहता है कि वो इंतजार करे, वो जल्दी एम्बुलेंस को लेकर आएगा, लेकिन योशी उसे रोक देता है क्योंकि उसे पता है कि वो नहीं बचेगा और वो आखिरी बार अपने बेटे से बात करना चाहता है। मैं कभी तुम्हें नहीं बता पाया कि तुम ओनी हो, क्योंकि मुझे ये भी बताना पड़ता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, पर अब मैं तुमसे एक ही चीज कह सकता हूँ, इतने ताकतवर बनो कि मोमोटारो और ओनी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए, ताकि तुम अपनी जिंदगी अपनी तरह से जियो। लेकिन तभी शीकी चिल्लाने लगता है और कहता है कि अभी भी उसे उनके साथ बहुत सारे झगड़े करने हैं और वो उसके ठीक होने के बाद बात करेंगे। ये सुन के योशी बस स्माइल करता है और अपनी आखिरी सांस के साथ वहीं पर नीचे गिर जाता है। इन सब पर शीकी को यकीन नहीं होता और वो अपने पिता को ऐसे देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद वहाँ पर रोलर स्केट्स पर एक बंदा आता है जो शीकी को एक हल्के से अटैक से ही बेहोश कर देता है और उसे ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसके जैसे उन्हीं और ताकतवर बन सके। बेहोशी की हालत में शीकी अपने बचपन को याद करने लगता है जब उसके फादर पार्क में उसे खेलने ले जाया करते थे, लेकिन तभी वो सपना डरावना बन जाता है और वो अपने फादर को अपनी आंखों के सामने फिर से मरता हुआ देखता है। तभी उसे होश आ जाता है और वो देखता है एक बड़े से हॉल में उसे एक कुर्सी पर बांध कर रखा हुआ था और उसके बगल में ही वो बंदा अपने छाते से पुशअप कर रहा है। वो अपना नाम उसे नेटो बताता है और वो भी शीकी की तरह एक ओनी है। तुम्हारे पिता का शरीर सेफली एक जगह पर स्टोर कर दिया गया है और मैं तुम्हें यहाँ पर इवेलुएट करने के लिए लेकर आया हूँ। नेटो उसके पास उस बोर्ड को लेकर आता है। देख रहा है जिंगूर, रोलर स्केट्स चलने के मुकाबले कितने ज्यादा बेहतर होते हैं। चलो सबसे पहले तुम्हें मोमोटारो एजेंसी के बारे में बताता हूँ। वो अपनी एजेंसी बनाकर ओनीज को हंट करते हैं, तो इसे काउंटर करने के लिए हमने भी अपनी एजेंसी बना ली ताकि उनसे लड़ सके। मेरा काम नए अवेकन किए हुए ओनीज को यहाँ लाना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि वो एजेंसी को ज्वाइन करने के लायक है या फिर नहीं। जिसके बाद वो उसके मुंह पर से पट्टी हटा देता है। साले छपरी, तूने अगर मेरे पिता की बॉडी के साथ कुछ भी किया होगा मैं तेरी जान ले लूंगा। तुम्हारा स्कोर पहले से ही 0 था, पर तुम्हारे 1 पॉइंट माइनस होते हैं और तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या? मैंने 1 मिनट पहले ही कहा था तुम्हारे पिता की बॉडी सेफली स्टोर कर दी गई है। लेकिन शीकी उसे गालियां देना जारी रखता है और कहता है कि वो उस पर भरोसा कैसे कर सकता है। तुम्हारे और पॉइंट्स माइनस होते हैं। अगर तुम पास होना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। शीकी को इवैल्यूएशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो फ्री तो होना चाहता है तो वो अपने मुंह को बंद रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गुस्से को छुपा नहीं पा रहा था, तो नेटो अपने इंटरव्यू के तरीके को चेंज कर देता है और अपनी टाई को निकाल कर उसे गर्दन से उठा देता है। किसी की भी असलियत तभी सामने आती है जब वो अपनी मौत के पास हो। शीकी बचने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बच पाता और फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन जितना भी खून उसका बाहर आया था वो उससे नेटो के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि बिना किसी मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि शीकी ने उसके बगल में ही अपनी मशीन गन को रखा हुआ था और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारे स्कोर में से 100 पॉइंट्स और घटते हैं। तुम्हें यही नहीं पता कि डीमन ब्लड को यूज कैसे करना है। लगता है मुझे ही तुम्हें सिखाना होगा, पर मुझे पता है तुम्हें याद तो कुछ रहेगा नहीं। इसके बाद शीकी को होश आता है और उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो पूरा रूम बुरी तरह से टूट फूट चुका है। जब वो खुद पर से काबू खो बैठता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और एक और बात, तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पर एक बात तो पक्की है कि नेटो बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम प्लीज मुझे ट्रेन कर सकते हो? मैं और ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फादर का बदला ले सकूं। बिल्कुल भी नहीं। ना तुमसे तुम्हारा दिमाग यूज होता है, ना ही तुम्हारी पावर कंट्रोल में है। तुमसे नल्ला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम आगे जाकर बस हमारे लिए मुसीबत ही बनोगे। वो अपनी रिंग से अपनी उंगली को काट लेता है और उससे निकलते हुए खून का यूज करके अपने वेपन को बना लेता है। तब शीकी उससे दूर जाने लगता है और अपने हाथ को रगड़ता हुआ उसकी तरफ आता है ताकि उसका खून बाहर निकले। नेटो अपने छाते को एक शील्ड में बना लेता है और सोचने लगता है कि शीकी कहां से अटैक करेगा, लेकिन शीकी उसके छाते पर ही कूद कर उसके साइड में आ जाता है और उसने अपने हाथ को एक गन में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसका रिकॉइल इतना ज्यादा होता है कि वो उड़ता हुआ खुद ही पीछे चला जाता है
है। वहीं नेटो ने इतनी बड़ी बुलेट को अपनी उंगली से ही ब्लॉक कर दिया है और वो देखता है कि शिकी फिर से बर्जर्क मोड में जा रहा है। तो नेटो अपने स्पेशल मूव का यूज करने लगता है। वो खुद एक केज में था और उसके खून से बने हुए आर्चर्स शिकी के ऊपर निशाना लगाने लगते हैं, लेकिन शिकी अपनी पावर्स को फिर से कंट्रोल में कर लेता है। तो नेटो अपनी पावर्स को डिसेबल कर देता है। नेटो ये देखकर हैरान था कि उसने अपनी पावर्स को भी कंट्रोल किया और बर्जर्क मोड जाने से भी खुद को रोक लिया, जो कि बहुत कम लोग कर सकते हैं। और वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया। मैंने तो बस तुम्हें कॉपी किया और सोचा कि मेरे हाथ में एक भयंकर सी गन आ जाए। ये कैसी बकवास कर रहा है। कुछ साल लोग अपने ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए दिमाग शांत रखना पड़ता है, पर लगता है ये बाकियों से अलग है। नेटो उसे अपने पंटर की तरह एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और अपने ब्लड को स्पेयर की शेप में बनाकर ऐसा दिखाता है जैसा वो उसके ऊपर अटैक करने वाला हो, लेकिन वो उसके बगल में अटैक करता है और कहता है कि वो उसका पंटर नहीं बल्कि स्टूडेंट बन सकता है, जो सुन के शिकी कंफ्यूज हो जाता है। दोनों एक चीजें नहीं है भाई। नेटो उसे बताता है कि जिस जगह पर वो है उसे हेल्स डोर स्टेप कहा जाता है। इस आइलैंड के बीचों बीच डीमंस के लिए एक स्कूल बनाया गया है जिसका नाम रासेत्सु एकेडमी है, जहाँ पर ओनीस को मोमोटारो से लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये सब सुनकर शिकी हैरान हो जाता है। तो नेटो उसे मारता हुआ बताता है कि वो यहाँ पर ब्लड को कंट्रोल करना सीखेगा और वो उसका होम रूम टीचर है, लेकिन अगर वो उन्हें प्रोग्रेस करता हुआ नहीं दिखेगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी शिकी नोटिस करता है कि उसके सर पर सींग उग रखी है। नेटो उसे बताता है कि ये उसकी पावर्स की निशानी है और जैसे जैसे वो उसे कंट्रोल करना सीखेगा वो इसे छुपा सकता है। तुम्हारे अलावा और भी कई स्टूडेंट पास हुए हैं और उन सब में तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद वो क्लास की तरफ जाने लगता है। अगर तुम 15 सेकंड में क्लास में नहीं पहुंचे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन शिकी किसी तरह उसके साथ ही क्लासरूम तक पहुंच जाता है। शिकी सोचने लगता है कि वो धुरंधर जैसी कोई कूल सी एंट्री लेगा, लेकिन नेटो उसके पिछवाड़े पे लात मारकर उसे गेट के अंदर फेंक देता है। शिकी के नाक से खून बहने लगता है तो वो एक स्टूडेंट से टिश्यू मांगता है, लेकिन वो सीधा कहता है कि वो उससे बात ना करे और स्टूडेंट का नाम जिन था। ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है। शिकी उसके ऊपर हंसने लगता है क्योंकि उसकी तो सींगे भी नहीं थी, लेकिन तभी वो अपनी सींगे बाहर निकालता है और कहता है कि सिर्फ उन्हीं लल्लुओं के सर पर सींगे दिखती हैं जो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुन के किकारी नाम का स्टूडेंट भी भड़क जाता है। धीरे धीरे क्लासरूम का माहौल थोड़ा लड़ाईनुमा होने लगता है। और टिंगू ज्यादा नहीं फड़फड़ा रहा तू। लेकिन तभी वहां पर नेटो आता है और शिकी को पता भी नहीं चलता कि कब वो उसके बगल में बैठ चुका था। आगे नेटो सभी से कहता है कि आज वो पकड़म पकड़ाई खेलने वाले हैं। गेम खेलेंगे हम। वो उन सभी को जंगल के बाहर लेकर जाता है और कहता है कि स्कूल वापस आने के लिए उनके पास 1 घंटा है और उसे 1 घंटे में उन्हें उसकी पकड़ में नहीं आना है और जो भी समय पर स्कूल में नहीं पहुंचा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोग कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी अपना कंट्रोल खो बैठता है तो मुझे भी अपनी पावर्स का यूज करना होगा। अगर तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं करोगे तो शायद मारे जाओ। अगर तुम्हें लगता है तो कोशिश करके देख लेना। हाँ, अगर सक्सेसफुल हो जाते हो तो इंस्टेंटली ग्रेजुएट कर दिए जाओगे। इसके बाद वो 2 बॉल्स को बाहर निकालता है। अरे मेरी बॉल्स वहाँ क्या कर रही हैं? जब तुम अकेडमी में पहुंचो तुम्हारे पास ये बॉल होनी चाहिए, तभी तुम पास होगे। जिसके बाद वो उन बॉल्स को थ्रो कर देता है। स्टूडेंट्स को लगता है क्योंकि बॉल्स 2 ही हैं उन्हें आपस में लड़ना होगा, पर नेटो बताता है कि उन्हें टीम्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहली टीम में शिकी, होमेर और जिन है। दूसरी टीम में इकारी और जूजी, इसका नाम मुझे गलत क्यों लग रहा है यार। और तीसरी टीम में रोको और कुइना। मैं तुम लोगों के 15 मिनट बाद फॉरेस्ट में एंटर करूंगा। वो सब छोड़ो, मैं इस चिंगूर के साथ नहीं जा रहा टीम में। अगर तुम टीम में काम नहीं कर सकते तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अरे यार, हर बात पे निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तभी होमेर बड़े तमीज से अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसकी कसाईनुमा जिंदगी में पहली बार एक कुड़ी ने उससे बात की थी, जो सुनकर वो सीधा कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। पर होमेर कहती है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो उसके रास्ते में नहीं आना चाहती। जिसके बाद वो जिन से जाके खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन जिन उसे कोई जवाब नहीं देता और वो रोते हुए उससे बात करने के लिए उससे माफी मांगने लगती है। शिकी होमेर से कहता है कि वो बहुत सुंदर है, रोकर उसका चेहरा खराब हो जाएगा। जिसके बाद वो जिन पर जाकर चिल्लाने लगता है, पर जिन कहता है कि वो सिंप बनना बंद करे और कयम पर ध्यान दे। इसके बाद नेटो उन्हें जल्दी से फॉरेस्ट में जाने को कहता है और सबसे पहले जिन और शिकी जाते हैं। जिन निंजा की तरह पेड़ों पर कूदता जा रहा था और सोचने लगता है कि वो नेटो को कैसे मारेगा, क्योंकि उसे मारते ही वो ग्रेजुएट हो जाएगा और जो चाहे स्क्वाड को ज्वाइन कर सकता है और फाइनली अपने दुश्मन से लड़ पाएगा। तभी अचानक से शिकी उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि वो साबित कर रहेगा कि वो जिन से ज्यादा ताकतवर है। जिन भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने मास्क को हटाता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे और वो जब अपने ग्लव्स को हटाता है वहां पर भी बहुत सारे टाकों के निशान थे। वो एक टाके को खोल देता है और अपने खून को 100 ब्लेड्स की तरह घुमाने लगता है। जिन उससे कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर शिकी कहता है कि अगर वो अभी भाग गया तो वो कभी अपने पिता का बदला नहीं ले पाएगा। वो अपने ब्लड को निकालने लगता है, लेकिन इस बार वो उसे गन में नहीं बदल पाता, तो वो उसी स्टिक का यूज करके लड़ने लगता है। लेकिन जल्दी उसे पता लग जाता है कि वो एक स्टिक से जिन से नहीं लड़ सकता। दूसरी तरफ होमेर उन दोनों लड़कों को ढूंढ रही थी। तभी उसे पेड़ों के गिरने की आवाज आती है और उसे लगने लगता है कि शायद वो इस जगह के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि शिकी ने उसे क्यूट कहा था और वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। वहीं अगर ये औरत 2 कदम और बढ़ती तो उसे एक बॉल मिल जानी थी। दूसरी तरफ शिकी बिना अपनी पावर्स के जिन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो बिना अपने ब्लड
का यूज करके उसकी कुटाई करने में लग रखा है। शिकी को समझ नहीं आता कि वो अपनी पावर्स को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। तभी वो रियलाइज करता है कि जिन की पावर्स शिकी और नेटो की पावर से अलग हैं। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी जिन उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। अपनी हार की वजह से वो दुखी हो जाता है और जिन उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी शिकी फिर से खड़ा होता है और कहता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये देखकर जिन अपने एक सौ को उसकी तरफ फेंक देता है और ये अकल की अंधी औरत उसी वक्त उसकी ब्लेड के सामने आ जाती है। लेकिन एन वक्त पर शिकी उसे बचा लेता है। शिकी जिन से कहता है कि वो होमेर से माफी मांगे, अगर वो इतने कमजोर अटैक से मर जाती है तो ये उसकी गलती ही है। ये सुन के शिकी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वो सुनता है कि होमेर लगातार आई एम सॉरी बोले जा रही है। उसके नाक से खून बहने लगता है जो कि धीरे धीरे खून से बनी एक औरत में बदल जाता है, जो देखकर जिन और शिकी दोनों ही डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अटैक ऑन टाइटन वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी होमेर उन दोनों को यहाँ से भागने को कहती है क्योंकि ये जायंट उन दोनों को मार डालेगी। तभी वो टाइटन जमीन पर अटैक कर देती है। शिकी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है, लेकिन जिन सीधा उस टाइटन से लड़ने पहुंचा हुआ था, लेकिन उसके अटैक का उस टाइटन पर कोई असर नहीं होता। तभी इतना खून लूज करने की वजह से होमेर बेहोश हो जाती है और जब शिकी उस टाइटन से उसे दूर करने जाता है, वो देखता है कि वो टाइटन एक्चुअली उसे प्रोटेक्ट कर रही है और जिन भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसके ब्लड की अपनी ही कोई सोच तो नहीं। तभी वो टाइटन अपने मुंह से खून उगलकर उनके ऊपर अटैक कर देती है। जिन एक पत्थर के पीछे छुपकर खुद को बचा लेता है, लेकिन शिकी को छुपने का टाइम नहीं मिलता। तभी होमेर को होश आता है और वो उस टाइटन को बड़ी बहन बुलाकर उसे रुकने को कहती है और वो फिर से शिकी को यहाँ से जाने को कहती है। पर शिकी कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो ब्लड लॉस की वजह से मारी जाएगी और वो अपनी आंखों के सामने दोबारा किसी को नहीं मरने देगा। तभी वो टाइटन बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी शॉकवेव इतनी ज्यादा थी कि वो बाकी के स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाती है। वही उन सब चीजों को नेटो एक पेड़ पर चढ़कर देख रहा था और अभी के लिए वो सब कुछ शिकी और जिन के ऊपर छोड़ देता है। शिकी फिर से अपने ब्लड से वेपन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो टाइटन कुछ पत्थरों को पकड़कर शिकी के ऊपर फेंक देती है। शिकी खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। आज तक वो एक भी फाइट नहीं हारा था, लेकिन अब वो खुद को बहुत यूजलेस महसूस करने लगा है। जिन उससे कहता है कि अगर वो रोने वाला है तो उसे घर चले जाना चाहिए। अब सावन के अंदर मैं रो नहीं रहा था, मेरी आंखों से पसीना गिर रहा था। आगे जिन अपने दोनों हाथों में अलग अलग तरह के चेन सॉस बनाता है, जो देखकर नेटो भी इंप्रेस हो जाता है। डीमन ब्लड जो भी यूजर इमेजिन करे वो फॉर्म ले सकता है, लेकिन ये चीज उनके पास के ऊपर डिपेंड होती है, चाहे वो पास का ट्रॉमा हो, उनकी लाइफ या फिर सिंपल पसंद। जिन उस टाइटन की तरफ बढ़ने लगता है और गोल वाली सौ का यूज करके उसके ऊपर चढ़ रहा था। वो उसकी गर्दन को काटने जाता है, लेकिन वो टाइटन अपने हाथ को बीच में लाकर खुद को बचा लेती है। दूसरी तरफ शिकी अपने हाथ पर चिल्ला रहा था, साले तू वेपन क्यों नहीं बना रहा है? छिछोरी हरकतें तो दूसरे हाथ से भी हो जाएंगी, तू तो अपना काम कर। तभी वो रियलाइज करता है कि जिन जो वेपन बनाता है वो चीजों को काटने के लिए होते हैं और होमेर का भी अपने वेपन के साथ पर्सनल कनेक्शन है और उसे गन्स अमेरिकन से भी ज्यादा पसंद है। और तभी अचानक से वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करने लगता है। दूसरी तरफ जिन को उस टाइटन से लड़ने में काफी मुश्किल होने लगी है, जो अचानक से इतनी जोर से चिल्लाती है जिससे जिन के कानों से खून बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है और उसे लगने लगता है कि आज वो मरने वाला है और अब नेटो भी उनकी मदद करने आने वाला था। लेकिन तभी शिकी आवाज लगाता है, फिकर नॉट माय डियर, हीरो इज हियर, और वो अपने ग्रेनेड लॉन्चर से उस टाइटन के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी पावर्स को देखकर जिन और नेटो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शिकी ने अपनी एक ही अटैक से उस टाइटन को हरा दिया था। तभी वहां पर बारिश होने लगती है और जिन रियलाइज करता है कि शिकी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने वेदर को ही चेंज कर दिया। शिकी होमेर के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। वहां पर नेटो आता है और बताता है कि उसने बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली थी, इसलिए वो अपने शरीर को नहीं मूव कर पा रहा। वो किसी तरह खुद को खड़ा करता है और कहता है कि वो अभी भी लड़ सकता है, लेकिन तभी वो फिर से नीचे गिर जाता है। तुम सही में कुछ ज्यादा ही नल्ले हो, लेकिन अगर तुम ज्यादा ब्लड का यूज करते हो तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ये सुन के शिकी को अपनी नहीं बल्कि होमेर की फिक्र होने लगती है और वो नेटो से उसके पास जाने को कहता है। नेटो इस बात से हैरान था कि ऐसी हालत में भी उसे दूसरे इंसान की फिक्र हो रही है। तभी जिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नेटो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिन उससे कहता है कि वो नूबड़ों पर ध्यान देना बंद करे। क्या होगा अगर होमेर की मौत हो जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला? उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसे मतलबियों से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये बताओ तुम्हें मारकर मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा ना? हाँ बिल्कुल। उसके इतना कहते ही जिन फिर से उसके ऊपर अटैक करने चाहता है, लेकिन नेटो अपने छाते से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अबे वाइब्रेनियम से बना रखा है छाता अपना। जिसके बाद नेटो अपने छाते से धुएं को बाहर निकालने लगता है। तभी उस धुएं के अंदर जिन को कुछ गोलियां लगती हैं, तो वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन नेटो अपने जेम्स बॉन्ड वाले छाते से उसके ऊपर रबर वाली गोलियां चलाता रहता है। फिक्र मत करो, इससे तुम मरोगे नहीं, पर दर्द के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तभी जिन बाहर आता है और उसके ऊपर अपने ब्लड से बनी ब्लेड्स को फेंक देता है, जिसे नेटो डॉज तो कर लेता है, पर वो ये देखकर इंप्रेस्ड था कि जिन ने लॉन्ग रेंज के लिए भी अपने वेपन्स को तैयार रखा है। तभी जिन उसके पीछे से अटैक करने आता है, लेकिन नेटो उसकी तरफ बॉम्ब को फेंक देता है, जो कि फटता नहीं
नहीं, बस उसके अंदर से धुआं बाहर आता है। जिन को लग रहा था कि नेटो फिर से दूर से उस पर शूट करने लगेगा, लेकिन नेटो उसके पीछे आकर उसकी रीढ़ की हड्डी में पंच मारता है। इससे वो इतना घायल हो जाता है कि दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। तो नेटो अपने अम्ब्रेला को उल्टा करके जेल की तरह उसे बांध देता है। भाई जेम्स बॉन्ड भी शर्मा जाए ऐसे चाहते को देखकर। नेटो उससे पूछता है कि वो अपने पापा से मिलने के लिए इतना उतावला क्यों है, तुम्हें उस बारे में कैसे पता? मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है, ये भी कि तुम्हारा पापा एक मोमोटारो है। ये सुन के शीकी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उन दोनों की कहानी एक ही जैसी है, लेकिन जिन के दिल में अपने बाप के लिए सिर्फ नफरत ही भरी है। उसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर निशान है। वो इन सब चीजों को सिर्फ अपनी नफरत की वजह से ही झेल पाया था, चाहे उसे कूड़ा ही क्यों ना खाना पड़े। तभी उसने कसम खाई थी कि वो अपने बाप को अपने हाथों से मारेगा, चाहे ऐसा करने में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। गुस्से में जिन खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन तभी नेटो उसके मुंह को पकड़कर उसे जमीन पे दे मारता है और कहता है कि अगर वो गोल को पाते हुए मर जाएगा तो उसका फायदा ही क्या है, उसे अपने गोल के लिए जीना चाहिए। आगे वो किसी को कॉल करता है और बताता है कि होमेर गेम से बाहर हो चुकी है और जिन पकड़ा जा चुका है और अब उस टीम में सिर्फ शीकी बचा है। और फिर यहाँ पर एक नर्स भेजने को कहता है, जिसके बाद वो शीकी को एक बॉल दिखाता है और बताता है कि ये उसे रास्ते में मिली। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम दूसरी बॉल ढूंढने जा सकते हो या मुझसे इसे छीन सकते हो। लेकिन शीकी सीधा उसकी उल्टी तरफ भागने लगता है, तो नेटो भी उसे देखने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। वहीं जिन खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था, तभी उसके बगल में शीकी आ जाता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके बदले उसे उसकी भी मदद करनी होगी, क्योंकि वो अकेला नेटो को नहीं हरा सकता। लेकिन जिन मना कर देता है, तो शीकी उससे कहता है कि उसके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका घमंड या फिर उसका गोल। और आगे बताता है कि उसके फादर भी एक मोमोटारो थे और उसे फिर से मनाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ नेटो शीकी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखता। तभी वो शीकी को भागता हुआ देखता है और वो जिन को गालियां दे रहा था। नेटो उसके सामने आ जाता है और अपनी बॉल को दिखाता हुआ कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। तभी जिन बॉल को छीनने के लिए पेड़ से कूदता है, लेकिन नेटो ऐन वक्त पर उसे डॉच कर लेता है। लेकिन ये असल में बस उनकी चाल थी। वो रस्सी में बंधा हुआ उसकी तरफ पत्थर फेंकता है, वो रस्सी उसके चारों तरफ लिपट जाती है और उसका दूसरा सिरा शीकी पकड़ लेता है। वो दोनों उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नेटो अपने हील्स को जमीन पर गड़ा देता है और उसे लगता है कि समय खत्म होने से पहले उनका स्टैमिना ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी जिन उस पर अटैक करके उसका ध्यान भटका देता है और इस मौके का फायदा उठाकर शीकी उसके हाथ से बॉल को झटक देता है, जो कि जिन के पास गिरती है। नेटो सोचने लगता है कि जब वो दोनों बॉल के पीछे लड़ेंगे वो तब उनसे बॉल को छीन लेगा, लेकिन शीकी जिन से कहने लगता है कि वो बॉल को उठाकर भाग जाए और जिन बिल्कुल ऐसा ही करता है। शीकी बड़ा खुश था, लेकिन नेटो इसे याद दिलाता है कि पास वही होगा जो बॉल को फिनिश लाइन तक लेकर जाएगा, जो सुन के शीकी हैरान हो जाता है और नेटो समझ जाता है कि जितना उसने सोचा था शीकी उससे भी बड़ा गधा है। शीकी जिन को वापस बुलाने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन जिन अब काफी दूर जा चुका था। दूसरी तरफ जिन सोचने लगता है कि शीकी के बिना ये सब हो ही नहीं पाता और वो वापस उसकी तरफ जाने लगता है, जो देखकर शीकी भी हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया। लेकिन जिन कहता है कि वो बस एक गधे की मदद से जीत हासिल नहीं करना चाहता, वो उसे बॉल देने ही वाला था। तभी एक अजीब सा क्रीचर वहां पहुंच जाता है। इसका नाम मोकू है और इसे तभी डिस्पैच किया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो। उसके पीठ के पीछे लगे रेडियो से उन्हें पता लगता है कि कायोटो ब्रांच पर मोमोटारो ने अटैक कर दिया है और उन्होंने बैकअप मंगवाया है। दूसरी तरफ टेस्ट जोन के बाहर बाकी सबको लग रहा था कि वो तीनों फेल हो चुके हैं, क्योंकि टेस्ट का समय तो कब का खत्म हो गया। लेकिन तभी वहां पर नेटो जिन और शीकी के साथ पहुंचता है और बताता है कि वो कायोटो ब्रांच में उनकी मदद करने जा रहे हैं। वो सभी बोट पर बैठकर निकल जाते हैं, जहां कई स्टूडेंट्स फाइट के लिए एक्साइटेड थे और कई डरे हुए थे क्योंकि इतनी जल्दी उन्हें असली बैटल में उतारा जा रहा है। लेकिन नेटो कहता है कि वो लड़ाई नहीं करने वाले, वो बस उनके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। जल्द ही वो कायोटो में पहुंच जाते हैं, जहां डीमंस का बेस एक फेमस टेंपल के नीचे है। आगे वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां अंदर एक छुपा हुआ रास्ता था। दूसरी तरफ हम सुबा कीरी को देखते हैं, जिसने डीमंस के एक यूनिट को खत्म कर दिया है और उसकी वाइस कैप्टन यामोगी उससे कहती है कि उसने फिर से कुछ ज्यादा ही कर दिया और ये सब साफ सफाई करने में उनका दिमाग खराब होने वाला है। पर सुबा कीरी कहता है कि वो खुद को रोक ही नहीं सकता। इन कीड़ों को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। काश उनका सामना किसी फीमेल ओनी से हो, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो ज्यादा दर्द सह सकती हैं। यामोगी कहती है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत घटिया होते हैं, खासकर वो चीज जो उसके पीछे से आ रही है। सुबा कीरी बताता है कि उसने इसे एक कुत्ता, एक बंदर और एक फेजेंट को मिलाकर बनाया है। हमारा काम डीमंस को ढूंढकर खत्म करना है, ना कि उन पर एक्सपेरिमेंट्स करना। मैं भी तो एक तरह से तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। डीमंस अपने ब्लड से वेपन बना सकते हैं और खुद को हील भी कर सकते हैं। सोचो, अगर हम उससे कंट्रोल करना सीख जाएं तो उन्हें मारना कितना आसान हो जाएगा। वहीं एक डीमन बच्चा वहीं पर छुपा हुआ था। तभी उसे उन दोनों के कदम दूर जाते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो चैन की सांस लेता है, सुबा कीरी उसके पास पहुंच जाता है। वो उसे अपनी लैब में ले जाना चाहता था, तो यामोगी उसे बेहोश करने जाती है। लेकिन ऐसा करते वक्त उस बच्चे के एक खून का छींटा सुबा कीरी के कोट पर चला जाता है, जिससे सुबा कीरी पगला सा जाता है और उस बच्चे को पीटने लगता है। वो कहता है कि वो डीमन ब्लड पर रिसर्च तो करना चाहता है, लेकिन ये फिर भी बहुत गंदी चीज है। वो उसे अपने
यूनिफॉर्म पर नहीं देख सकता। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके सारे मरे हुए डीमंस के टुकड़े उसके सामने लेकर आता है। बताओ बच्चे, इसमें से कौन है तुम्हारे माँ बाप? लेकिन वो बच्चा इतना डरा हुआ था कि वो कुछ भी नहीं कह पाता। तो सुबाकिरी उन लाशों से उस बच्चे को दबाकर मारने लगता है। हमें पता चलता है जो मोमोटारो अपनी पावर्स का यूज करते हैं वो असल में बैक्टीरिया है जो कि उनके ब्लड में रहता है, और सुबाकिरी उस बैक्टीरिया का यूज करके लाशों को कंट्रोल कर सकता है, जो यामोगी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। उस बच्चे को मारने के बाद वो अपने उस क्रीचर जिसका नाम मगली है उस ढेर को खाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ नेटो बाकी के स्टूडेंट्स के साथ एक बड़े से टनल से गुजर रहे हैं। इसके बाद वो कायोटो ब्रांच के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि कुइना को देखकर उसके ऊपर लाइन मारने लगता है, लेकिन कुइना एकदम ही उसे मना कर देती है। वो थोड़ा बहुत दुखी होने का नाटक तो करता है, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसे रिजेक्शन की आदत हो चुकी है। नेटो बताता है कि ये क्योटो ब्रांच के सपोर्ट यूनिट का कमांडर है और इसका नाम क्योया है, और क्योया बताता है कि वो दोनों क्लासमेट रह चुके हैं। नेटो लड़ाई के मैदान में जाने लगता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी उसके साथ जाना चाहते थे। वो इस अजीब प्राणी की मदद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नेटो कहता है कि क्योया जो चाहे इन सब से करवा सकता है। तभी नर्स उन सबको अंदर बुलाती है, जहाँ जाने पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे डीमन पेशेंट्स थे और ये सब हाल फिलहाल में हुई लड़ाई में ही घायल हुए हैं। तभी वहाँ पर काफी बुरी हालत में एक डीमन आता है, जिसे देखकर शिकी को लग रहा था कि क्योया उसे नहीं बचा सकता। मेरे यहाँ होने की एक वजह है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली सपोर्ट कैसे किया जाता है। दूसरी तरफ सुबाकिरी और योमोगी ने एक और यूनिट के वाइस कैप्टन और कैप्टन को मार दिया है और बाकी के डीमंस उनसे डर के मारे खड़े हो रखे हैं। तभी वहाँ पर नेटो आ जाता है और अपने स्पेशल मूव से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे सुबाकिरी का कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो डीमंस की बॉडी का यूज करके खुद को बचा लेता है। सुबाकिरी नेटो को पहले से जानता था और वो पूछता है कि वो इस एरिया में क्या कर रहा है, और बताता है कि वो जानता है कि क्योटो में एक जगह पर सारे डीमंस इकट्ठा होते हैं और एक बार वो उन्हें खत्म कर दे तो क्योटो में डीमंस की प्रॉब्लम भी साफ हो जाएगी। क्योया एक घायल डीमन से पूछता है कि वो पहले क्या चाहता है, उसके हाथ उगे या फिर पैर, क्योंकि अभी वो उन दोनों को नहीं उगा सकता। वो बंदा कहता है कि वो अपने हाथों को वापस चाहता है ताकि वो अपने बच्चों को गले लगा सके। तो क्योया अपने हाथ को काट कर उसके मुंह में अपना ब्लड डालने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसके दोनों हाथ वापस से उगाते हैं। शेकी पूछता है कि क्या वो इसके पैरों को भी उगा सकते हैं। क्योया हमें जवाब देता है, पर उन्हें ऐसा धीरे धीरे करना होगा क्योंकि अगर उसने ज्यादा ब्लड पी लिया तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगेगी, फिर उसका ब्लड उस पर काम ही नहीं करेगा। इसके बाद क्योया शिकी को कहीं लेकर जाता है और उससे एक मे नाम की लड़की का ध्यान रखने को कहता है, जिसके पेरेंट्स पर मोमोटारो एजेंसी ने अटैक कर दिया था और वो उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। शिकी मे के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी शिकी देखता है कि सपोर्ट यूनिट लगभग 30 डेड बॉडीज को बाहर से लेकर आए हैं और उनके बीच में मे के माँ बाप भी हैं। उन्हें देखकर मे रोने लगती है और क्योया कहता है कि इतने साल बाद भी उसे ये सब देखने की आदत नहीं हुई है। दूसरी तरफ किरी नेटो को बता रहा था कि उसने कई डेड बॉडीज के अंदर अपना बैक्टीरिया छोड़ा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि सपोर्ट यूनिट उसे अपने बेस में लेकर जाएंगे। तभी किरी अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और मे के फादर की डेड बॉडी को जगाता है। वो मे का गला दबाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर शिकी और क्योया आ जाते हैं। क्योया समझ जाता है कि ये किरी की पावर्स हैं, तो वो शिकी को मे की आंखें बंद करने को कहता है और वो 2 चाकुओं को उसके फादर के सर में घुसा देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। और क्योया समझ जाता है कि यहाँ पर और भी बॉडीज होंगी जिन्हें किरी कंट्रोल कर सकता है। तभी मे की मॉम उठकर शिकी का गला दबाने लगती है और इससे पहले कि क्योया उसकी मदद कर सकता और ज़ॉम्बीज आकर उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ बाकी के सपोर्ट यूनिट के मेंबर्स पर भी वो ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे हैं। तभी शिकी के हाथ में हम एक गन को देखते हैं जो कि उसे नेटो ने दी थी, क्योंकि शिकी अभी अपनी पावर्स को ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकता और जो गोलियां उस गन में है उसे भी डीमन के ब्लड ने बनाया है। शिकी मे की मॉम को शूट कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ मौजूद बाकी के ज़ॉम्बीज को भी शूट कर देता है। क्योया शिकी को इन सारी भसड़ को संभालने को कहता है और वो खुद बाकी सबको इवैक्यूएट करने में मदद करेगा। दूसरी तरफ बाकी सब भी उन ज़ॉम्बी डीमन से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके अटैक का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। बार बार पिटने के बाद भी वो फिर से खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर शिकी आता है और उनसे कहता है कि वो उनके सर पर अटैक करें, जिसके बाद वो सभी लोग एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगते हैं। शिकी उन्हें मारता हुआ सोच रहा था कि इन सब डीमंस की भी कोई फैमिली होगी जो कि उनसे प्यार करती होगी। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने लोगों को ही क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि उनका दुश्मन मोमोटारो है। दूसरी तरफ नेटो किरी के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो फिर से डीमंस को सामने लाकर शील्ड की तरह यूज करता है। तभी नेटो पर अगली अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद अगली उन 3 डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है। नेटो बाकी डीमन से कहता है कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन यामोगी अपनी पावर्स का यूज करने लगती है और उन सब के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना देती है। किरे कहता है कि वो तब तक इस बैरियर से नहीं निकल सकते जब तक कि यामोगी ना चाहे, और उसने उन डेड बॉडीज के अंदर ट्रांसमीटर्स लगाए हुए थे, जिससे उसे उनकी बेस की लोकेशन का पता लग चुका है। किरी वहां से जाने लगता है और यामोगी से कहता है कि वो अगली को उस बैरियर के अंदर भेज दे, तो यामोगी उसे अंदर जाने की परमिशन दे देती है, जिसके बाद किरी के इशारे पर वो क्रीचर फट जाता है। और इतने बड़े धमाके के बाद किरी किसी की मौत को कंफर्म करना भी जरूरी नहीं समझता और वो दोनों वहां से चले जाते
जाते हैं। वही नेटो घायल तो था लेकिन वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ शिकी और बाकी सब ने सभी ज़ॉम्बीज़ को हरा दिया है और सारे पेशेंट्स भी वहाँ से जा चुके हैं, पर मैं अब भी वहीं थी और अपनी पेरेंट्स की डेड बॉडीज को देख रही है। क्योया और शिकी उससे बात करने आते हैं लेकिन मैं स्माइल करने लगती है और कहती है कि वो लोग उसकी फिक्र ना करे, उससे पता था एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। ये सब देखकर शिकी गुस्से से भरने लगता है। वो याद करता है कि कैसे बचपन में वो एक सुपर हीरो बनना चाहता था। कहानियों में हमेशा मोमोटारो को हीरो बनाया गया है, लेकिन कोई हीरो भला ऐसी चीजें कैसे कर सकता है। वो मे को गले लगाता है और कहता है कि वो खुद एक विलन बनेगा और सभी हीरोज को खत्म कर देगा और ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ मे फिर से स्माइल कर सके। दूसरी तरफ जिन और क्योया उन बॉडीज को जलाने का इंतजाम करने जा रहे थे और उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स को उन्हें फ्यूनरल हाउस में ले जाने का काम दिया है, लेकिन जूजी परेशान था क्योंकि यहाँ पर हाल ही में हमला हुआ है और उसे लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है और वो अपनी पावर्स का यूज करके आसपास के एरिया को डिटेक्ट करने लगता है। वो बताता है कि वो 5 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकता है और ये भी पता लगा सकता है कि जो डिटेक्ट हुआ है वो मोमोटारो है या फिर नहीं। दूसरी तरफ किरी उन शॉप्स तक पहुंच चुका है जो कि डीमंस के बेस तक रास्ता दिया करते थे। उसने उस बूढ़ी औरत को भी मार दिया है। वो एजेंसी में कॉल करके अपने क्रीचर्स को यहाँ पर भेजने के लिए कहता है और साथ ही एक खतरनाक डीमन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मांगता है जिसका नाम वो भूल गया है। यामोगी को लगता है कि अंदर बहुत सारे डीमंस होंगे तो उन्हें अंदर पॉइजन गैस फेंक देनी चाहिए। तभी किरी को उस खतरनाक डीमन की रिपोर्ट मिलती है और वो असल में शिकी था। वो कहता है कि वो अंदर पॉइजन गैस नहीं फेंक सकते क्योंकि वो शिकी को जिंदा पकड़ना चाहता है। दूसरी तरफ क्योया जिन को वो जगह दिखाता है जहाँ पर वो डीमंस की डेड बॉडीज को जलाते हैं, जिसके बाद वो जिन को गर्लफ्रेंड के नाम पर चिढ़ाने लगता है तो जिन वहां से चला जाता है। लेकिन तभी क्योया के पीछे किरी आ जाता है जो कि उसकी पीठ में चाकू घुसाने वाला था, लेकिन क्योया के घूमने की वजह से वो उसके साइड में लगती है। जिन उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसी वक्त यामोगी आकर उसके हाथ को अपने बैरियर से बांधकर तोड़ देती है। जिन डरा हुआ था लेकिन क्योया अभी भी शांत है और उससे कहता है कि वो बाकी लोगों को इन सब के बारे में बताए, तब तक वो इन्हें रोक कर रखेगा। जिन के जाने के बाद यामोगी पूरे डीमन बेस के ऊपर अपना एक बैरियर बना देती है ताकि कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर ना जा सके। क्योया जानता है कि वो लड़ाई में उतना अच्छा नहीं है, ना ही बाकी के स्टूडेंट्स इन दोनों का सामना कर सकते हैं, तो उसे लगता है कि आज वो मरने वाला है। तभी किरी उससे शिकी के बारे में पूछता है जो सुन के क्योया अपने पॉइजन सिरिंज को निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता किरी उसकी गर्दन को काट देता है। वही मरते हुए भी वो सोच रहा था कि अगर वो मरने ही वाला है तो वो सेक्सी कुड़ी की जांघों के बीच मरना चाहेगा। वो क्योया की बॉडी को कंट्रोल करने जाता है लेकिन तभी वो अपने क्रीचर्स को सेंस करता है और उसके कहने पर यामोगी उन्हें अंदर आने देती है। वही वो क्रीचर्स एक लकड़ी का डब्बा सा लेकर आए थे। दूसरी तरफ जिन मेन बेस पर पहुंचता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। आगे जाने पर वो उन सबको एक ही रूम में देखता है। शिकी बताता है कि जूजी की एबिलिटी से उन्हें पता लग गया था कि मोमोटारो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्होंने सभी पेशेंट्स को इवैक्यूएट कर दिया। लेकिन जब उनके जाने की बारी आई तो उनके चारों तरफ बैरियर बन गए और अब यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तभी वहाँ पर वही क्रीचर आ जाता है जो सब लोगों के सामने एक डीमन को जिंदा खाने लगता है। ये देखकर काफी सारे स्टाफ वहाँ से भागने लगते हैं और शिकी में से कहता है कि वो उसके साथ ही रहे। तभी वहाँ पर किरी आ जाता है और वो क्रीचर्स वो बॉक्स भी वहीं पर लेकर आए थे, जिसके बाद वो यामोगी और सभी क्रीचर्स को डीमंस को हराने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ कुइना अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढ रही है जिसमें लड़ाई करने में आसानी हो। दूसरी तरफ कूरो जमीन पर पड़ा हुआ कह रहा था कि वो मरने वाला है क्योंकि उसकी दिल की धड़कनें बड़ी अजीब सी चल रही हैं। कुइना अपने कपड़े बदल कर कहती है कि उन्हें लड़ना ही होगा, पर कूरो कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो कुइना उसे अलमारी में छुपने को कहती है और वो उसकी बात मान भी जाता है, जो देखकर कुइना को कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ पर एक क्रीचर आ जाता है जो लड़ने से पहले कुइना से पूछता है कि क्या उसका नाम शिकी है, और जैसे ही कुइना मना करती है वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से कूरो जिस अलमारी में छुपा था वो नीचे गिर जाता है और वो बेचारा बेहोश हो जाता है। इसके बाद कुइना भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है, बॉक्सिंग ग्लव्स की तरह पहनती है। दूसरी तरफ इकारी भी एक क्रीचर से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है और जिन क्योया को ढूंढने गया है और शिकी अब भी मे को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जब कूरो को होश आता है उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो अलमारी को खोलता है उस क्रीचर का थोपड़ा उसके सामने ही पड़ा था, जिसके बाद वो देखता है कि वो कुइना की सारी बातें मान रहा है और कुइना उसे अपने पास बुलाकर उसकी कुटाई शुरू कर देती है। उस क्रीचर को इतनी बुरी तरह से पिटता हुआ देखकर कूरो कुइना से और भी ज्यादा डरने लगता है। ये सब कुइना की एबिलिटी आई लव की वजह से हो रहा है, जिससे अगर उसके दुश्मनों पर उसका खून पड़ जाता है तो उनकी उसके खिलाफ लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि कुइना सन की लड़की है जिसे लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करवाना बहुत अच्छा लगता है ताकि वो खुद कुछ भी ना कर सके। जिसके बाद वो नीचे बिस्तर बिछाकर कूरो को वहाँ सुलाने लगती है और कहती है कि वो किसी भी चीज की फिक्र ना करे। वहीं कूरो की फटके 4 हो रखी थी तो कुइना उससे कहती है कि वो यहीं पर रुके, वो उसके लिए खाना लेकर आएगी। वहीं कूरो और भी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि कोई लड़की उस पर इतना ध्यान क्यों देगी, और उसे लगता है कि कुइना उसे एक चारे की तरह यूज कर रही है। तभी वहाँ पर एक और क्रीचर आ जाता है और कुइना देखती है कि इस क्रीचर का लड़ने का तरीका पिछले वाले से अलग है। कुइना उसके ऊपर अटैक करने जाती है लेकिन वो क्रीचर उसके शोल्डर को घायल कर देता है, जिसके बाद वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है।
है वो इस तरह से अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाएगी। आगे वो क्रीचर उसे उठाकर इधर उधर बार बार पटकता रहता है और कुइना खुद को नहीं छोड़ा पाती, जिसके बाद वो उसे जमीन पर पटक कर उसके सर को कुचलने लगता है। कुरो की डर के मारे बुरी हालत हो रखी थी और अब भी उसकी मदद करने की जगह वो सोच रहा था कि कोई आकर उसे बचा ले, और वो याद करता है कि पहले उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। पहले कुरो एक ऐसे गांव में रहा करता था जहां पर बहुत सारे डीमंस ह्यूमंस के साथ रहते थे और वो एक लुलू नाम की लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था, और चाहे वो अंदर से जितना भी डरा हुआ हो, लुलू के सामने वो कुछ भी कर सकता था। वो दोनों अपना समय खुशी खुशी बिताते थे, लेकिन असल में लुलू को एक बीमारी थी और क्योंकि वो एक डीमन थी उसे किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता था। विलेज में एक ही डीमन डॉक्टर था जो कि उसका ध्यान रखा करता था, लेकिन एक दिन मोमोटारो एजेंसी ने वहां पर अटैक करके उस डॉक्टर को मार दिया और उसके बिना लुलू की कंडीशन और बुरी होती जा रही है। कुरो उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो उसके लिए दूसरा डीमन डॉक्टर ढूंढ कर लेकर आएगा। लुलू उससे कहती है कि वो कुछ भी कर सकता है और हमेशा वो इतना ही बहादुर रहे। इतना कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद कुरो की कुछ भी करने की इच्छा ही मर जाती है, यहाँ तक कि वो रात को सो भी नहीं पाता और धीरे धीरे वो ऐसा बन गया। तभी उसे याद आता है कि लुलू ने जाने से पहले कहा था कि वो बहुत बहादुर है। वो क्रीचर कुइना को मारने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर कुरो आकर उसे बचा लेता है और सोचने लगता है कि जब वो दोबारा लुलू से मिले वो बताना चाहता है कि उसके जाने के बाद भी वो बहादुर ही था। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और अपने ब्लड से लुलू को बना लेता है। वो ब्लड धीरे धीरे उसकी बॉडी को कवर करने लगता है, जिससे उसका सारा डर खत्म हो जाता है। लेकिन असल में ये उसकी असली एबिलिटी नहीं थी, वो उसे तभी एक्टिवेट कर पाता है जब वो पूरी तरह से डरा ना हो। जिसके बाद वो उस क्रीचर के ऊपर अटैक करने लगता है और खून से बनी फूलों की पंखुड़ियां उस क्रीचर को छल्ली छल्ली करने लगती हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर भी सर्वाइव कर जाता है, पर कुरो को अभी भी डर नहीं लग रहा था और वो पूरे कॉन्फिडेंस से उससे लड़ना जारी रखता है। साथ ही वो अपने पास्ट को भी याद कर रहा था। उससे लड़ते हुए वो उस क्रीचर के दोनों हाथों को काट देता है और जब वो क्रीचर उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता वो उस पर एक कॉम्बो लैंड करता है और उसकी गर्दन को काट देता है। दूसरी तरफ शीकी में से कह रहा था कि वो ना डरे क्योंकि सारे क्रीचर्स यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी दुखी थी और कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ ही मर जाना चाहिए था। पर शीकी उसे समझाता है कि उसके माँ बाप ने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दी थी, अगर वो मर जाएगी तो उनका बलिदान बेकार चला जाएगा। जिसके बाद वो मोमोटारो से लड़ने वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैं उससे कहती है कि वो उन्हें नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ कुछ डीमंस नेटो को होश में लाते हैं। वो 15 मिनट से बेहोश पड़ा हुआ था। डीमंस कहते हैं कि अगर वो उन्हें बचाने की कोशिश ना करता तो उसे इतनी चोटें कभी नहीं आती, पर नेटो बस उनसे कहता है कि वो उसके पीछे आए। दूसरी तरफ शीकी सुबह किरी के पास पहुंचता है और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद पूछता है कि क्या उसी ने डेड बॉडीज को अपने पपेट्स की तरह बनाया था, जिसपे सुबह किरी हाँ कहता है। तुम्हें शर्म नहीं आती मरे हुए लोगों का मजाक उड़ाते हुए? लेकिन ये सुन के किरी हंसने लगता है और कहता है कि डीमंस ह्यूमंस नहीं होते तो उन्हें कैसे भी ट्रीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के शीकी गुस्से में उसके ऊपर अपनी गन तान देता है। दूसरी तरफ जिनको सामने यामोगी दिखती है जो उसे बताती है कि डॉक्टर मर चुका है। जिसके बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जिन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यामोगी अपना बैरियर बनाकर खुद को बचा लेती है और उससे कहती है कि इतने कमजोर अटैक से वो उसके ऊपर एक खरोंच भी नहीं ला सकता। दूसरी तरफ किरी चाकू फेंक कर शीकी के हाथ से गन को गिरा देता है और कहता है कि वो खिलौनों का यूज करना बंद करे और अपनी असली पावर्स यूज करे। तो शीकी अपनी पावर से एक रॉकेट लॉन्चर बना लेता है और किरी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक धमाका हो जाता है। लेकिन किरी ने छुपकर उसके अटैक से खुद को बचा लिया था। क्या हुआ, तुम इतने डर गए कि मेरे अटैक से तुम्हें छुपना पड़ा? तभी किरी उस कॉफिन में से एक बंदे को बाहर निकालता है जिसने मोमोटारो एजेंसी के ही कपड़े पहने हुए थे। शीकी को समझ नहीं आता कि वो अपने साथियों को भी इन ज़ॉम्बीज में कैसे बदल सकता है, पर किरी कहता है कि इसी ने कहा था कि मरने के बाद वो एक ज़ॉम्बी बनना चाहेगा। तभी वो ज़ॉम्बी अपनी पावर्स का यूज करने लगता है, जिससे शीकी की बॉडी इतनी भारी होने लगती है कि वो खड़ा भी नहीं रह पाता। किरी कहता है जब वो मोमोटारो को कंट्रोल करता है वो उनकी एबिलिटीज को भी कंट्रोल कर सकता है और इसकी पावर्स बैक्टीरिया को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके बहुत ज्यादा हैवी करना है। वहीं वो ज़ॉम्बी लगातार एक ही चीज बोल रहा था कि वो सभी डीमंस को खत्म कर देगा। किरी कहता है जब उसने पहली बार बोला था वो भी हैरान हो गया था। वहीं जब ये बंदा जिंदा था उसका जिंदगी में एक ही मकसद था, सभी डीमंस को खत्म कर देना। दूसरी तरफ वो डीमंस यामोगी के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं होता और नेटो चाहकर भी दीवार को नहीं तोड़ सकता था क्योंकि ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट हैं और ऐसा करने पर उनकी जान भी जा सकती है। तभी वहाँ पर जूजी पहुँचता है और बताता है कि सभी घायलों को ऊपर भेज दिया गया है। वहीं जिन और शीकी अभी भी वहीं हैं। नेटो कहता है कि दीवार तोड़ने से पहले उन्हें ऊपर से सबको हटाना होगा। तभी वहाँ पर एक डीमन होमेर को वापस लेकर आता है जो रोते हुए कहती है कि वो उनकी मदद करने आई है। वहीं होमेर को देखते ही जूजी उससे कहने लगता है कि वो अपना तन उसे देना चाहता है। नेटो सोचने लगता है कि इस बार के सनकियों में उसे लगा था जूजी नॉर्मल होगा, पर लगता है उसे अभी भी लोगों को समझना नहीं आता। आगे नेटो होमेर के साथ बाहर आ जाता है और जूजी से कहता है कि वो अभी यहाँ पर एक लैंडस्लाइड करने वाले हैं जिससे सभी टूरिस्ट चले जाएंगे और उनके जाने की कंफर्मेशन जूजी देगा। आगे वो होमेर से कहता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करे, लेकिन होमेर मना कर देती है क्योंकि वो अब भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो नेटो प्लान को कैंसिल करता हुआ कहता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसे बेकार स्टूडेंट्स नहीं चाहिए।
होमेर कहती है कि उसे अपनी पावर्स को यूज करने में डर लगता है। तुम कब तक ऐसे रहने वाली हो? जितने भी स्टूडेंट्स एकेडमी में आए हैं वो खुद को बदलने आए हैं। अगर तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी तो तुम्हारा एकेडमी में आने का फायदा ही क्या है? जिसके बाद होमेर अपनी पावर्स का यूज करने लगती है। वो टाइटन लगातार नेटो के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ टेंपल में सभी डीमंस इंसानों से कह रहे थे कि वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं। जूजी अपनी पावर्स का यूज करके बताता है कि सारे ह्यूमंस यहाँ से जा चुके हैं, तो नेटो होमेर को बेहोश कर देता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी तरफ जिन अभी भी यामोगी से लड़ रहा था और उससे दूरी रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी यामोगी उसे एक बैरियर में ट्रैप कर देती है और उस बॉक्स को छोटा ही करती जाती है। लेकिन जिन अपनी पावर्स का यूज करके उसके बॉक्स को तोड़ देता है। तभी वहां पर इकारी आता है। तुम्हें क्या लगा था इस भद्दे मॉन्स्टर से तुम मुझे हरा सकती हो? जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए यामोगी की तरफ बढ़ने लगता है और उसके अटैक से बचता हुआ उसके जबड़े पर एक किक लैंड करता है और हमें पता चलता है कि इकारी की पावर्स उसके गुस्से के हिसाब से उसे कोई भी रैंडम पावर्स देती है और अभी उसे एक ऐसे बूट्स मिले हैं जिससे उसकी स्पीड और एजिलिटी बढ़ जाती है। यामोगी को लगता है कि इकारी बहुत तेज है जो उसके लिए मुसीबत बन सकता है। दूसरी तरफ नेटो अपनी पावर्स का यूज करके उस बैरियर को तोड़ देता है और वो भी यामोगी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यामोगी उनसे डरने की जगह उन सबको मारने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ किरी भी शिकी को मारने वाला था, लेकिन तभी शिकी वहां से हट जाता है, जिसके बाद वो फिर से अपने रॉकेट लॉन्चर से उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस ज़ॉम्बी की पावर्स की वजह से वो रॉकेट उन तक पहुंच ही नहीं पाता। जिसके बाद किरी अपने ज़ॉम्बी से ऑक्सीजन को एक छोटे एरिया में कंप्रेस करता है और उससे शिकी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शिकी को इंटरनली काफी ज्यादा इंजरीज होती हैं। किरी को यकीन नहीं होता कि शिकी किशन का बेटा है, जो कि हिस्ट्री में सबसे पावरफुल डीमन जनरल था। दूसरी तरफ मे को भी जमीन हिलते हुए महसूस होती है और वो डरने लगती है क्योंकि अब तक शिकी वापस नहीं आया था। दूसरी तरफ मोमोटारो एजेंसी में हम सैमीडेयर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी नई वाइस कैप्टन हीना उसका स्वागत करती है और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है क्योंकि मोमोटारो में वो कोई 30 मार खां है। लेकिन सैमीडेयर कहता है कि वो अकेला काम करता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हीना कहती है कि रूल के हिसाब से उन्हें साथ में ही काम करना चाहिए और उससे चिल्ड्रन ऑफ किशन के बारे में पूछती है। सैमीडेयर कहता है कि बहुत समय पहले एक किशन नाम का डीमन था जिसने मोमोटारो एजेंसी को लगभग खत्म ही कर दिया और माना जाता है कि उसके काफी सारे बच्चे थे। हीना कहती है कि अगर ऐसा है तो उसके बच्चों को भी बच्चे हुए होंगे, तो उसके तो बहुत सारे डिसेंडेंट्स होंगे। पर सैमीडेयर कहता है कि चिल्ड्रन ऑफ किशन होने का मतलब उसका डिसेंडेंट होना नहीं है, बल्कि किशन की पावर्स उसके पास होना है। यानी कई डिसेंडेंट्स के पास किशन की पावर्स नहीं है और जिनके पास उसकी पावर्स होती है उसे चिल्ड्रन ऑफ किशन कहा जाता है और वो समय समय पर पैदा होते रहते हैं। हीना को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। तभी एक और मोमोटारो उसे बताता है कि चिल्ड्रन ऑफ किशन तब पैदा होते हैं जब मोमोटारो एजेंसी डीमंस के ऊपर भारी पड़ने लगती है। वो उसे अपना नाम शिनिया बताता है और वो 21वीं यूनिट का कैप्टन है। वो बताता है कि डीमंस और मोमोटारो के बीच ये लड़ाई हजारों सालों से चल रही है और ये सब किशन और उसके डिसेंडेंट्स की वजह से है। जब भी वो डीमंस को खत्म करने वाले होते हैं, चिल्ड्रन ऑफ किशन आ जाते हैं, जिससे ये युद्ध लंबा खिंचता ही जाता है। वो आगे बताता है कि डीमंस के साथ लड़ाई में कई ह्यूमंस भी चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में पॉलिटिशियंस उनकी मदद करते हैं, पर वो ये भी चाहते हैं कि मोमोटारो एजेंसी डीमंस को पकड़कर उनके खून से दवाइयां बनाए। वो कहता है कि अगर डीमंस ह्यूमंस के बीच ना छुपे होते तो उन्हें लीचड पॉलिटिशियंस की ना सुननी पड़ती। वो लोग उनकी मदद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मुसीबत के वक्त मोमोटारो एजेंसी सबसे पहले उन्हें बचाए। आगे वो कहता है कि वो शिकी को खत्म कर देगा, पर सैमीडेयर उसे बाकी के डीमंस को संभालने को कहता है क्योंकि शिकी उसका शिकार है। और हीना के पूछने पर वो बताता है कि शिकी के अलावा एक और चाइल्ड ऑफ किशन है। दूसरी तरफ कीरी कह रहा था कि टोटल 8 चिल्ड्रन ऑफ किशन होते हैं और एक बार शिकी के अंदर उसकी पावर्स जाग गई तो वो उनके लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन अब भी वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने की सोच रहा था। तभी शिकी फिर से वेपन बनाकर कीरी के ऊपर अटैक करने लगता है, पर कीरी उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था। तभी अचानक से शिकी जमीन पर गिर जाता है। इतना ब्लड यूज करने की वजह से वो बहुत कमजोर महसूस करने लगा था। कीरी फिर से शिकी को जमीन पर दबाने लगता है, लेकिन तभी वो बगल में मे को नोटिस करता है। मैं शिकी से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन मैं भागती नहीं और कीरी से पूछती है कि उसके माँ बाप ने तो कुछ किया भी नहीं था, तो उसने उन्हें क्यों मारा। पर कीरी कहता है कि मच्छर काटे या फिर ना काटे, उन्हें मारना बेहतर ही होता है। शिकी मे का नाम लेके फिर से उसे जाने को कहता है। ये सुन के कीरी को याद आ जाता है कि उसके पेरेंट्स कौन थे। वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि वो मे को कुछ भी ना करे। बिल्कुल, मैं उसे अभी कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समय बाद उसके साथ भी वही होगा जो मैं बाकी डीमंस के साथ करता हूँ। ये सब सुनकर मे रोने लगती है। शिकी किसी तरह खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कीरी फोर्स को बढ़ा देता है और कहता है कि अब वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता। तभी अचानक से वहां पर आग आ जाती है और हमें पता चलता है कि हर चिल्ड्रन ऑफ किशन के पास एक एलिमेंटल पावर होती है, जैसे हवा, बिजली, पानी और बाकी सब। वहीं शिकी की पावर फायर है। अपनी नई पावर की मदद से शिकी खुद को आजाद कर लेता है और अब उसे लग रहा था कि वो उन्हें हरा सकता है। कीरी शिकी के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी एक बुलेट आकर उसके हाथ को फाड़ देती है और वो जख्म जलने लगता है। कीरी को लगता है कि इतने कम खून के साथ अगर वो इतना ताकतवर है तो उसे जिंदा छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी शिकी अपने घुटनों पर आ
जाता है क्योंकि वो अभी आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये देखते ही कीरी फिर से शिकी को जमीन पर दबाने लगता है, जिसके बाद वो मे को मारने जाता है और कहता है कि वो भी अपने पेरेंट्स की तरह कीड़े मकोड़ों जैसे मरेगी। शिकी उससे पूछता है कि उस बच्चे ने आखिर किया क्या है, क्या डीमंस को हम जिंदगी जीने का भी हक नहीं है। ये सुन के मे को याद आता है जब उसने अपने माँ बाप से यही सवाल किया था और उन्होंने उससे कहा था कि हर किसी को शांति और खुशी से जीने का हक होता है। वहीं कीरी को गुस्सा आ रहा था और वो इससे भी पावरफुल अटैक करने जाता है। ये देख के शिकी भी अपने वेपन को बना लेता है, लेकिन कीरी को लगता है कि वो बस नाटक कर रहा है क्योंकि उसके पास इतना खून है ही नहीं कि वो उस पर अटैक कर सके। लेकिन तभी शिकी अपने फ्लेम एलिमेंट का यूज करके कीरी के ऊपर अटैक कर देता है। कीरी बस उसके अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख ही पाता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो ऐसे से हार गया जिसने अभी अभी अपनी पावर्स अवेकन की हैं। वो उसी ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ने लगता है और पास के सीन में हम देखते हैं जब कीरी मोमोटारो एजेंसी में बस एक रिसर्चर था, तभी उसके पास मानका आता है जो कि चाहता था कि वो उसकी स्क्वाड को ज्वाइन करे। कीरी मना कर देता है, लेकिन इसके बाद भी उसे मानका की टीम में डाल दिया जाता है और वो देखता है कि मानका जिस डीमन को भी मारता है उसके लिए प्रेज जरूर करता है। लेकिन कीरी को ये सब समझ नहीं आता क्योंकि बचपन में डीमंस ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। इसके बाद उसके अंदर धीरे धीरे सारे इमोशन खत्म हो गए। जब ये चीजें वो मानका को बताता है तो मानका उसे हर रोज अपने फैमिली के साथ उसे डिनर करवाने के लिए लेकर आता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कीरी के अंदर फिर से वो इमोशंस जागने लगते हैं। लेकिन वो मानका से पूछता है कि उसने एक फैमिली शुरू की क्यों जबकि उसका काम इतना खतरनाक है। मानका कहता है कि उसकी फैमिली उसे जिंदा वापस आने के लिए मोटिवेट करती है। इसके बाद एक दिन वो एक डीमन के घर पर रेड करने जाते हैं जहाँ उसे एक डीमन बच्चा दिखता है। मानका बच्चे को नहीं मार पाता, लेकिन बाहर जाने के बाद वो बच्चा खुद पर से कंट्रोल खो बैठता है और बहुत सारे लोगों को मार दिया, मानका के बच्चे और बीवी को भी। और उससे लड़ते वक्त मानका भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। मरते वक्त वो कीरी से कहता है कि उन्हें डीमंस पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए और हर डीमन को देखते ही बेरहमी से मार देना चाहिए। उसने कीरी को अपनी लाश का यूज करने के लिए कहा ताकि मरने के बाद भी वो डीमन से लड़ता रहे। और मानका की लाश का यूज करते हुए कीरी जल्द ही स्क्वाड कैप्टन तक पहुंच गया। वहीं अब भी कीरी ने हार नहीं मानी थी और वो मानका के साथ मिलकर सभी डीमंस को मार डालना चाहता है। लेकिन तभी मानका का शरीर जलने लगता है। दूसरी तरफ शिकी को यकीन नहीं होता कि वो सच में फाइट को जीत चुका है। तभी वहाँ पर मे आती है और वो कहता है कि उन्हें जल्दी ही यहाँ से चलना होगा, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ यामोगी ने अपनी पावर्स का यूज करके खुद को एक बैरियर में बंद करके रखा हुआ था, तो वो लोग उसे छोड़कर बाकियों की मदद करने जाने लगते हैं, जहाँ वो क्योया को देखते हैं जिसने शिकी को हील कर दिया है और हमें पता चलता है कि उसने अपने ही खून का यूज करके खुद को हील किया था। नेटो कीरी से पूछता है कि उसे शिकी की किशन पावर्स कैसी लगी, जिसपे कीरी कहता है कि वो सच में बहुत कमाल की हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और जब यामोगी वहाँ पर पहुँचती है वो देखती है कि कीरी की मौत हो चुकी है। मानका से मिलने के बाद वो बदल गया था, यहाँ तक कि उसने अपनी फैमिली भी शुरू की थी और हाल ही में उसकी एक बच्ची पैदा हुई है। यामोगी को समझ नहीं आता उन्हें वो कीरी की मौत के बारे में कैसे बताएगी। दूसरी तरफ कुछ घंटों बाद शिकी को होश आता है जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। नेटो उनसे कहता है कि उन लोगों ने बहुत चीजें खोई हैं तो वो इसे जीत नहीं मान सकते, लेकिन कम से कम वो सब जिंदा तो हैं। इसके कुछ समय बाद वो सभी वापस स्कूल जाने के लिए तैयार थे। क्योया ने मे को अडॉप्ट कर लिया है और मे जाते हुए शिकी से कहती है कि वो उससे मिलने जल्दी आए। अकेडमी में पहुंचने के बाद नेटो उनकी पढ़ाई शुरू कर देता है। डीमन एजेंसी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, बैटल यूनिट, सर्वे यूनिट और मेडिकल यूनिट। ग्रेजुएशन के बाद तुम तीनों में से किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करोगे जो कि तुम्हारे ब्लड की पावर्स पर बेस होगा। लेकिन इकारी को सोता हुआ देखकर वो उसके कान के पास चुटकी बजाता है और सबसे कहता है कि अब उन्हें अपने पार्टनर चुनने हैं जो उनके साथ डॉर्म रूम में रहेंगे। लेकिन किसी के साथ भी रहना उनमें से किसी को अच्छा नहीं लग रहा था और जूजी कहता है कि उनके नंबर के हिसाब से किसी एक लड़के को अलग रहना होगा, जिसे भी पार्टनर नहीं मिलता है वो मेरे साथ रहेगा। जो सुन के सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। कुइना कहती है कि वो कूरो के साथ रहेगी, लेकिन नेटो मना कर देता है क्योंकि लड़का और लड़की साथ में नहीं रह सकती। वही ये सब सुनकर जूजी और शीकी कूरो पर भड़कने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने कौन से मंत्र मारे हैं। आगे वो सभी लोग बहस करते रहते हैं और शीकी इकारी से पूछता है कि क्या वो उसका रूममेट बनना चाहेगा, लेकिन इकारी सीधा ही मना कर देता है और जूजी कूरो से पूछने जाता है, लेकिन उसके भद्दे से थोपड़े को देखकर कूरो भी मना कर देता है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रॉक पेपर सीजर खेलेंगे और जो भी हारेगा उसे नेटो के साथ रहना होगा। इस गेम में जूजी हारता है, जिसका बेचारे को बहुत बड़ा सदमा लगता है, लेकिन शीकी भी ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि उसका रूममेट जिन बना है। वहीं जिन किशन की पावर्स और उसके बच्चों के बारे में और चीजें जानना चाहता है। शीकी मे के बारे में सोचने लगता है और उम्मीद करता है कि वो खुशी होगी। दूसरी तरफ मोमोटारो एजेंसी में शिन्या शीकी को मारना चाहता है क्योंकि उसने कीरी को हराया था और ऐसा करने के बाद उसे लगता है कि उसे प्रमोशन जरूर मिलेगी। आगे हम सभी स्टूडेंट्स को नहाते हुए देखते हैं जहाँ पर शीकी बड़बड़ किए जा रहा है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। जिन और इकारी वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि कम से कम नहाते वक्त वो चुप रहा करे। वहीं कूरो डरा हुआ था क्योंकि उसे यकीन है कि कुइना बाहर उसका इंतजार कर रही है, जो सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर नेटो आता है और बताता है
कि आज वो एक इवैक्यूएशन ड्रिल करने वाले हैं और जिम में आने के लिए उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। आगे वो सभी जिम में पहुंच जाते हैं और नेटो कहता है कि आज के मौसम का वो पूरा फायदा उठाने वाले हैं। आज उन सबको ये सिखाया जाएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या करना होता है। उन्हें जिस चीज की भी जरूरत पड़ने वाली है वो पहले ही यहाँ पर मौजूद है। अगला नोटिस मिलने तक उन्हें इसी जिम में रहना होगा। जिसके बाद नेटो वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही सारे स्टूडेंट्स बैठकर खाना खाने लगते हैं और सब कुछ खत्म कर देते हैं, लेकिन अभी भी एक पुडिंग बची हुई थी और कुरो कहता है कि उसे पुडिंग सबसे ज्यादा पसंद है। पर यह सुनकर कुइना भड़क जाती है और कहती है कि उसे पुडिंग उससे भी ज्यादा पसंद कैसे हो सकती है। लेकिन तभी वो कहती है कि वो उसकी बनाई हुई पुडिंग खा सकता है। तभी होमेर सभी से पूछती है कि आखिरी बची पुडिंग कोई खाना चाहता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही खा लिया था। और जैसे ही बेचारा जिन अपना हाथ खड़ा करता है, शिकी होमेर के हाथ से पुडिंग ले चुका था, लेकिन उसके हाथ वापस नीचे करने से पहले शिकी उसे देख लेता है और कहता है कि अगर उसे भूख लगी है तो वो उसकी आखिरी प्लेट खा सकता है। लेकिन ये सुन के जिन को सिर्फ गुस्सा ही आता है। दूसरी तरफ नेटो इवैक्यूएशन ड्रिल के लिए सारे रूम्स को चेक कर रहा है। तभी वहाँ पर एक मैसेंजर आता है और प्रिंसिपल उससे कहता है कि उसे इमरजेंसी ड्रिल के रूल्स इतने सख्ती से फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कि यहाँ पर असली में कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ जिन शीकी से उस पुडिंग के लिए लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। क्या यार, तो सिंपल ये भी नहीं बोल सकता कि तुझे पुडिंग चाहिए? इतना डरपोक है तू। लेकिन ये सुन के जिन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वो शिकी की तरफ अपनी सौ को फेंकता है जिससे शिकी ब्लॉक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि शिकी अटैक कर पाता, वहाँ पर नेटो आ जाता है। तुम गधे, एक पुडिंग के पीछे अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, और ये क्या है? मेरे लिए तुम लोगों ने खाना भी नहीं छोड़ा। ये सुन के होमेर उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उसे पहले बताना चाहिए था कि वो भी उनके साथ खाना खाएगा। आगे वो उन्हें बताता है कि जिम में फाइटिंग और अपनी पावर्स का यूज करना मना है और कोई भी अगर उसकी परमिशन के बाहर जाता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। नेटो पुडिंग लेकर चला जाता है, लेकिन वो चम्मच भूल गया था। पर कोई भी चम्मच देने के पीछे स्कूल से बाहर नहीं निकलना चाहता। इसके बाद सभी सोने की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ शिकी अपने उम्र के लोगों के साथ बात करने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन जिन बिल्कुल उसका उल्टा है, तो वो उन सबसे दूर जा रखा है। आगे कुइना कुरो से कहती है कि वो उसके साथ आकर सो जाए। ये सभी कारी को नहीं पसंद आता क्योंकि उसके ख्याल थोड़े पुराने जमाने के हैं, तो वो लड़कियों को एक तरफ और लड़कों को दूसरी तरफ सोने को कहता है। सारे लड़के भूतों की कहानियां सुनाने लगते हैं, जिससे शिकी की फटने लगती है। वो कहता है कि जिनको इन सबसे डर लग रहा होगा तो उन्हें किसी और बारे में बात करनी चाहिए, पर जिन कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ नेटो क्योया से बात कर रहा था और बताता है कि क्योटो का बेस फिर से बनना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ लड़कों की कहानियां अभी भी जारी थी। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है, जिससे डर के मारे शिकी चिल्लाने लगता है। जूजी अपने फोन की फ्लैश लाइट चलाता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई अजीब सी चीज आ रखी है, जिसे देखकर वो डरने लगते हैं। इकारी को लगता है कि वो कोई भूत है और वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वो उड़ता हुआ पीछे चला जाता है। ये देखकर सारे लड़के डर के मारे जिनके पीछे छुप जाते हैं। शोर शराबा सुन के वो दोनों लड़कियां भी इधर आ जाती हैं। वहीं शिकी इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो गन को निकाल कर इधर उधर शूट करने लगता है और पूरे जिम की ऐसी की तैसी हो जाती है। जब नेटो वहाँ पहुँचता है, वो देखता है कि सारे स्टूडेंट्स जमीन पर पड़े हुए थे। वो नेटो से कहता है कि वो इन सबको कहे कि ये बस बुरा सपना था और यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं आया था।